हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हम केस करने जा रहे हैं वो है मल्टी पैरामीटर प्रोस्टेट। इसको हम मल्टी पैरामीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम प्रोस्टेट, प्रोस्टेट कंट्रास्ट, डायनेमिक प्रोस्टेट और स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि इतने सारे पैरामीटर्स हम एक ही स्टडी में करते हैं, इसलिए हम इसको मल्टी पैरामीटर प्रोस्टेट बोलते हैं। तो चलिए आज का स्कैन हम शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे पेशेंट की एंट्री कर ली है। पेशेंट की पोजीशनिंग हमने सुपाइन रखी है, टॉर्सो कॉल का यूज़ किया है और हमने उस कॉइल को पेल्विस एरिया में रखा है। यहाँ पे हमने पेशेंट की सारी डिटेल ले ली हैं और यहाँ से हम इसके सीक्वेंसेस उठाएंगे, यानी कि जहाँ पे आपके प्रोटोकॉल सेव होते हैं वहाँ से हम अपने सीक्वेंसेस उठा लेंगे। इसमें हम इस मल्टी पैरामीटर में हम कौन कौन से सीक्वेंसेस यूज़ कर रहे हैं वो इस लिस्ट में है। तो सबसे पहले जो हम सीक्वेंस यूज़ करेंगे इसमें हम T2 पैट सेट सैज, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहला सीक्वेंस है सर्वे हमारा। उसके बाद है T2 फैट सेट सैज, T2 सैज, T2 एक्सियल, T1 एक्सियल, T2 एक्सियल और T2 फैट सेट कोर। और सबसे मेन सीक्वेंस जो इसका होता है वो है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में हम इसकी या फिर हम डिफ्यूज़न इसमें 400 या 1000 वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। जो वी वैल्यू होती है, जो डिफ्यूज़न की वी वैल्यू होती है उसमें 400 और 1000 वाला यूज़ कर सकते हैं, या फिर 2000 वी वैल्यू वाला सीक्वेंस हम यूज़ करते हैं प्रोस्टेट में। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला सर्वे आ चुका है जो कि 3 प्लेन लोकेलाइज़र होता है। पहले में आपको सैज, दूसरे में कोर और तीसरे में एक्सियल इमेज दिख रही होगी। इसमें सबसे पहले जो हम प्लान डाल रहे हैं वो है सैज का। तो ये ग्लैंड छोटी होती है तो इसमें हम स्मॉल FOB का यूज़ करते हैं। तो आप देखिए कि हमने जो सैज में एरिया कवर किया है वो प्रोस्टेट एरिया ही कवर किया है। कोरोनल में हमें सिर्फ इसको सीधा सीधा रखना है और एक्सियल में हमें इसको सीधा सीधा रखना है। तो हमने सैज में जो भी बॉक्स यूज़ किया है वो स्मॉल FOB का यूज़ किया है और सिर्फ प्रोस्टेट एरिया ही कवर किया है, आगे का हमने कोई भी एरिया यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारा जो है T2 सीक्वेंस आ चुका है। आप देख सकते हैं कि जो सामने हमें अपना प्रोस्टेट का ही एरिया मैन दिख रहा है। इसमें हमें सिर्फ हाई रेजोल्यूशन के सिर्फ सीक्वेंस यूज़ करने होते हैं ताकि जो हमारा प्रोस्टेट एरिया है वो एकदम हमें क्लियर दिखे। तो हमने इसमें T2 सैज और T2 फैट सेट सैज 2 सीक्वेंस सैज में लिए हैं, बाकी हमने 3 एक्सियल में और एक डिफ्यूज़न सीक्वेंस लिया है। तो जब हमारा सैज आ जाएगा तो हम उस पर एक्सियल प्लान डालेंगे। तो एक्सियल भी हमारा शॉर्ट FOB में होगा और सिर्फ प्रोस्टेट वाले एरिया को ही कवर करेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने सिर्फ प्रोस्टेट वाला एरिया कवर किया है और इसको थोड़ा सा एंगल दिया है जिस एंगल में हमारा प्रोस्टेट रहता है। कोरोनल पे और एक्सियल पे सेम प्लानिंग रहेगी बीचों बीच में, और एक्सियल में हमें देखना है हमारा बॉक्स सीधा होना चाहिए। बाकी जो मेन प्लानिंग है वो हमारी सजाइटल पे ही रहेगी। ये हमने इतना छोटा FOB लिया है क्योंकि हमें सिर्फ फोकस प्रोस्टेट पे ही रखना होता है, बाकी की जगह पे हमें इसमें फोकस नहीं करना होता है, इसलिए सिर्फ हम इतना ही एरिया यूज़ करते हैं। हाँ, सेमाइनल एरिया भी हमें पूरा कवर करना होता है क्योंकि अगर कोई भी CA का पेशेंट है तो हमें उस जगह पे को भी फोकस करना होता है, क्योंकि प्रोस्टेट का जो CA होता है वो सेमाइनल में भी जाके कभी कभी उसमें भी दिखता है, तो हमें वो वाला एरिया भी पूरा कवर करना होता है। तो आपको एनाटमी पता होनी चाहिए कि कितना एरिया कहाँ कहाँ सेमाइनल दिख रहा है और प्रोस्टेट का एरिया कौन सा है। हमें आगे के कोई भी और एरिया कवर नहीं करने है, ना टेस्टिस कवर करना है, सिर्फ प्रोस्टेट वाला एरिया ही कवर करना होता है। तो ये हमारी एक्सियल की प्लानिंग थी। इसके बाद जो हमारा लास्ट प्लान है वो है हमारा कोरोनल। तो इस पे हम सेजाइटल पे और एक्सियल पे हम कोरोनल कवर करेंगे। तो हमने 3 एक्सियल लिए हैं, एक T2 एक्सियल, T2 फैट सेट एक्सियल, T1 एक्सियल और डिफ्यूज़न। ये 4 एक्सियल लिए हैं। डिफ्यूज़न जैसे कि मैंने बताया था जो कि आपके पास 400
या 1000 वाली वैल्यू का यूज़ करना है, जिसकी बी वैल्यू 400 या 1000 होती है, या फिर 2000 वाली वैल्यू का यूज़ करना है। अब ये सेजाइटल पे अब हम इसका कोरोनल प्लान डालेंगे। तो हमने कोरोनल का प्लान ऑन कर लिया है। तो कोरोनल का हमें एरिया देखना है कि जहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड स्टार्ट हो रही है और पीछे जो सेमाइनल तक पूरा एरिया एक बार में कवर करना है। तो हमें बस इतना ही एरिया कवर करना होता है। इसमें भी स्मॉल एफओबी का यूज़ करते हैं, ज़्यादा बड़ा एफओबी नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा एफओबी लेंगे तो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड थोड़ी सी ब्लर सी दिखेगी। तो हम जितना छोटा हो सकते हैं, जितना छोटी ग्लैंड आपको दिख रही है, बस उतनी ही छोटी ग्लैंड हम इसमें छोटा एफओबी इसमें यूज़ करेंगे। और उसका एंगल, जैसा कि प्रोस्टेट का एंगल जा रहा है, उसी एंगल में हम कोरोनल का एंगल डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे तीनों प्लेन प्लान हो चुके हैं। पहला हमने सेजाइटल दिखाया था, उसके बाद हमने आपको एक्सियल दिखाया है, इसके बाद ये लास्ट हमारा कोरोनल है। तो यहाँ पे हमारे तीनों प्लेन प्लान हो चुके हैं। ये हमारा जितना भी प्लेन स्टडी होता है, जो कि हम कॉन्ट्रास्ट से पहले करते हैं, वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद जो होगा वो हमारा डायनेमिक सीक्वेंस होगा, जिसमें हम T1 परफ्यूज़न यानी कि जो ग्राफ होता है वो बनाते हैं। तो सबसे कॉन्ट्रास्ट का सबसे फर्स्ट सीक्वेंस जो हम यूज़ करेंगे वो डायनेमिक सीक्वेंस होता है। जब ये डायनेमिक सीक्वेंस हम यूज़ कर रहे होंगे तो हमारा ये सीक्वेंस भी साथ में चलेगा और हमारा कॉन्ट्रास्ट भी साथ में ही, हम इसको कॉन्ट्रास्ट भी साथ में देते हैं और सीक्वेंस भी हमारा साथ की साथ चलता रहता है। इसको हम डायनेमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो जो कि हम डायनेमिक्स का सीक्वेंस जो यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम कितने डायनेमिक्स यूज़ करें ये भी एक होता है। तो कहीं कहीं पे बहुत जगह पे 60 डायनेमिक्स का यूज़ कर रहे हैं, कहीं 40 डायनेमिक्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे हम कर रहे हैं वो 20 डायनेमिक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जो हमारा वॉश इन कह रही हूँ, कॉन्ट्रास्ट इन और वॉश आउट वाला टाइम होता है, वो इस डायनेमिक सीक्वेंस पे ही डिपेंड रहता है कि हम कितनी देर का ये सीक्वेंस चला रहे हैं, कितने टाइम का सीक्वेंस चला रहे हैं, कि कॉन्ट्रास्ट कितनी देर में अंदर जाएगा और कितनी देर में वॉश आउट होगा। तो ये इस डायनेमिक सीक्वेंस का यूज़ होता है कि कुछ डायग्नोसिस इनकी इन्हांसमेंट और वॉश आउट पे भी डिपेंड रहती हैं कि कौन सा, अगर कोई बीमारी है तो उसमें कॉन्ट्रास्ट जल्दी से जाएगा और जल्दी से वॉश आउट होगा। तो इसलिए हम इस डायनेमिक सीक्वेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हमें इसका कॉन्ट्रास्ट का इन्हांसमेंट और वॉश आउट दिखता है। तो जो हमने डायनेमिक्स यूज़ करे हैं वो है 20 डायनेमिक्स। इसकी प्लानिंग सेम एक्सियल की तरह ही रहेगी, जैसा कि हमने एक्सियल की प्लानिंग आपको दिखाई थी, सेम टू सेम इसकी प्लानिंग भी एक्सियल की तरह रहेगी। और इस सीक्वेंस को बस चलाने से पहले हमें ये याद रखना होता है कि जो हमारे कॉन्ट्रास्ट और ये सीक्वेंस, जो हमारा जब ये हम सीक्वेंस यूज़ करते हैं तो हमारे फर्स्ट जो डायनेमिक होता है वो हम प्लेन यूज़ करते हैं, यानी कि उसमें हम कोई भी कॉन्ट्रास्ट का यूज़ नहीं करते, सिर्फ प्लेन होता है। उसके बाद जब सेकंड डायनेमिक शुरू होता है उसके बाद ही हम कॉन्ट्रास्ट इसमें डालते हैं और उसका कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट और वॉश आउट दिखते हैं। तो डायनेमिक सीक्वेंस के बाद हम आफ्टर कॉन्ट्रास्ट तीनों प्लेन में T1 फैट सेट सीक्वेंस यूज़ करते हैं, एक एक्सियल में, एक कोरोनल में और एक सेजाइटल में। तो हमारे पास डिक्सन सीक्वेंस है तो हम इसमें डिक्सन सीक्वेंस यूज़ करते हैं। डिक्सन सीक्वेंस के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसमें T1 और T1 फैट सेट दोनों सीक्वेंस एक बार में आते हैं, इसलिए मैं डिक्सन सीक्वेंस का यूज़ करती हूँ। अगर किसी के पास डिक्सन सीक्वेंस नहीं है तो वो सिर्फ T1 फैट सेट सीक्वेंस ही यूज़ कर सकता है, क्योंकि हमें नॉर्मल T1 सीक्वेंस की इतनी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम फैट सेट सीक्वेंस ही यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास डिक्सन सीक्वेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमने T1
फैट सेट सीक्वेंस यूज़ किया है, सिर्फ नॉर्मल T1 फैट सेट, डिक्सन सीक्वेंस यूज़ नहीं किया है। लेकिन अगर आपके पास डिक्सन सीक्वेंस है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल वे है, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ T1 फैट सेट को ही यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारी सेजाइटल, कोरोनल और एक्सियल तीनों की जो प्लानिंग मैंने ऊपर दिखाई थी वो सेम ही, इसकी प्लानिंग सेम रहेगी। ये आफ्टर कॉन्ट्रास्ट के सीक्वेंस हैं जो कि हमें तीनों प्लेन में चाहिए होते हैं। और इसमें जो डायनेमिक सीक्वेंस के बाद आफ्टर कॉन्ट्रास्ट के ये 3 सीक्वेंस और चलेंगे। अगर इसके बाद ये हमारा जो डायनेमिक सीक्वेंस चला है जिसमें हम T1 परफ्यूज़न बनाते हैं, एक तो ये पैरामीटर हो जाता है और एक हम स्पेक्ट्रो भी ये चलाते हैं, ताकि ये फिर इसलिए ये इसको मल्टी पैरामीटर बोलते हैं। तो हम इसमें एक स्पेक्ट्रो भी चलाएंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, हमारा डायनेमिक सीक्वेंस चलने के लिए एकदम रेडी है। हम यहाँ पे इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके डायनेमिक्स देखेंगे। जैसे ही ये सेकंड डायनेमिक्स पे आएगा तो मैंने एक अंदर टेक्नीशियन खड़ा रखा है, वो कॉन्ट्रास्ट पुश करेगा। तो जब हमारे पास सेकंड डायनेमिक्स स्टार्ट होगा तो हम कॉन्ट्रास्ट पुश करने के लिए उसको बोल देंगे। तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस स्टार्ट हो गया है। और हमारे यहाँ पे डायनेमिक्स स्टार्ट हो गए हैं। ये हमारा फर्स्ट डायनेमिक चल रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट डायनेमिक है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना। जैसे ही सेकंड डायनेमिक स्टार्ट होगा हमें बोलना है कॉन्ट्रास्ट पुश करने के लिए। और जो इसके बाद के जो सीक्वेंस आएंगे, जो डायनेमिक्स आएंगे, वो कॉन्ट्रास्ट के आएंगे। तो इसमें धीरे धीरे हमें दिखाएगा कि आपके सेकंड फेज़ में कितना कॉन्ट्रास्ट आया है, थर्ड में कितना आया है, फोर्थ में, फिफ्थ में, 6 में, 7 में। तो किस फेज़ में यानी किस डायनेमिक में आपका कॉन्ट्रास्ट फुलफ़िल हो गया है और किस फेज़ में यानी कि किस डायनेमिक में आपका वॉश आउट हो रहा है। तो इस डायनेमिक सीक्वेंस में हम ये चीज़ देखते हैं। अगर कहीं पे आपको इन्हांसमेंट दिखती है इस सीक्वेंस में तो आप उसका वहाँ पे ROI बना के और उसका कॉन्ट्रास्ट का और वॉश आउट का एक ग्राफ देखेंगे कि कैसे कॉन्ट्रास्ट ऊपर गया है और कैसे वॉश आउट हुआ है। तो इसमें हम इस सीक्वेंस में ये देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे 20 डायनेमिक्स हैं, तो एक एक करके सारे डायनेमिक्स चलते जाएंगे और ये सीक्वेंस चलता रहेगा। इसके बाद के जो सीक्वेंस हैं हमारे T1 सैज, T1 कोरोनल, T1 एक्सियल, जो कि फैट सेट सीक्वेंस है, हम उसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे डायनेमिक्स चल रहे हैं। हम इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हमारा पहला फर्स्ट फेज़ है और आप देखिए स्क्रीन पे हल्का हल्का कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। तो यही हमारा डायनेमिक्स का मतलब होता है कि हमारा जो प्लेन से, जैसे कि ये प्लेन पहला फर्स्ट फेज़ है, इसको स्क्रॉल करेंगे तो धीरे धीरे हमें कॉन्ट्रास्ट अंदर जाता हुआ दिखेगा। तो इसलिए हम डायनेमिक्स इसका यूज़ करते हैं, डायनेमिक सीक्वेंस। तो जब ये 20 डायनेमिक्स पूरे चल जाएंगे तब हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा हो चुके हैं, यहाँ कंप्लीट होने वाले हैं हमारे डायनेमिक्स सारे। तो ये हमारा यहाँ पे सीक्वेंस कंप्लीट हो गया है। तो आप देखेंगे जैसे ये प्लेन फर्स्ट डायनेमिक से धीरे धीरे देखिए इसमें कॉन्ट्रास्ट जाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये हमें इसमें यही दिखाता है कि कॉन्ट्रास्ट कब इन हुआ और कब वॉश आउट हुआ। तो इस सीक्वेंस में हमें ये चीज़ देखनी होती है। तो अब देखिए पहला कॉन्ट्रास्ट हमारा ये प्लेन है, प्लेन में हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तो हमें ये कॉन्ट्रास्ट इसमें आता हुआ दिखेगा और हमें इसी का एक ग्राफ बनाना होता है। तो इस सीक्वेंस को हम उठाएंगे, ये T1 परफ्यूज़न में डालना है।
और हमें अपना एरिया सेलेक्ट करना है कि कौन सा एरिया हमें चाहिए, जहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही हो तो वो एरिया हम सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे इन्हांसमेंट है कि नहीं है। अगर वहाँ पे इन्हांसमेंट है तो हम वहाँ पे एक ROI लगा के रखेंगे। ये सेंट्रल इन्हांसमेंट है, यानी कि जो सेंट्रल इन्हांसमेंट होती है वो नॉर्मली सारे प्रोस्टेट में होती है। तो ये कोई मैलिग्नेंसी नहीं है जो इन्हांसमेंट दिखा रही है, तो ये कोई मैलिग्नेंसी नहीं है, ये सेंट्रल प्रोस्टेट इन्हांसमेंट है। तो ये कोई ये सभी प्रोस्टेट में ये एरिया इन्हांस करता है। तो ये हमारा जो ग्राफ आप देख रहे हैं, पहले सीधा कॉन्ट्रास्ट ऊपर गया, फिर थोड़ा थोड़ा करके नीचे डाउन होके आया है, और ये इसकी सारी वैल्यूज़ लिख के आई हैं कि किस टाइम ऑफ पीक क्या है, टाइम ऑफ रेट क्या है। तो ये इसका ग्राफ की इसकी सारी वैल्यूज़ सारी चीज़ें बन के आती हैं। तो अगर आपको किसी प्रोस्टेट में अगर मैलिग्नेंसी दिख रही है तो आप वहाँ का एक ROI लगा के रखेंगे और एक नॉर्मल टिश्यू पे ROI लगा के रखेंगे और इस एरिया का एक कैप्चर ले लेंगे जो कि हम प्रिंट पे देंगे। तो ये हमारा डायनेमिक सीक्वेंस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद के जो हमारे सीक्वेंस रह गए हैं, जैसे कि ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक नॉर्मल वैल्यू पे मैंने दिया है और एक जहाँ पे सेंट्रल इन्हांसमेंट हो रही है एक वहाँ का दिया है। तो इसमें जो नॉर्मल टिश्यू का है उसमें कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट नहीं दिखाई गई थी, इसलिए वो ग्राफ थोड़ा सा नीचे ही रह गया, और जो सेंट्रल इन्हांसमेंट थी उसका ग्राफ ऊपर जाके थोड़ा थोड़ा नीचे डाउन हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे डायनेमिक सीक्वेंस ख़त्म हो गया है। और इसके बाद हम इसमें T1 पैटसेट एक्सियल कोरोनल और सेजाइटर और चलाएंगे और इसका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लास्ट हम इसमें स्पेक्ट्रो भी यूज़ करते हैं अगर हमें कोई मैलिग्नेंसी दिखती है। जो MP प्रोस्टेट होते हैं यानी कि मल्टी पैरामीटर प्रोस्टेट होते हैं, अगर कोई आपको मैलिग्नेंसी दिखती है तो हम इसमें स्पेक्ट्रो का भी यूज़ करेंगे। स्पेक्ट्रो का सीक्वेंस मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आज का तो प्लीज़, अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे जाके आपको रिप्लाई दे दूँगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।